1904 में एक ऐसे जीनियस की जन्म हुई थी जिसने अपने आविष्कार से इस दुनिया के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। लेकिन अंत में जाकर उनके खुद के इन्वेंशन ने ही उनके लाइफ को बर्बाद कर दिया। आखिर कौन था ये जीनियस और इनकी वजह से दुनिया को किस डिजास्टर का सामना करना पड़ा था? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनका जन्म 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क के एक अमीर जीविश खानदान में हुआ था। बचपन से ही उनकी इंटेलिजेंस एक अलग लेवल पर थी। उन्हें ज़्यादातर साइंस, लिटरेचर और फिलॉसफी के बुक्स पढ़ना पसंद था। सिर्फ 18 साल की उम्र में ईयर 1922 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और 4 सालों का डिग्री सिर्फ 3 साल में ही कंप्लीट करके केमिस्ट्री में अंडर ग्रेजुएट डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद 1925 में उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहाँ उन्हें जे थॉमसन जैसे बड़े फिजिसिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला। वहाँ उनका फोकस थ्योरेटिकल फिजिक्स की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया, जिसके चलते ईयर 1927 में उन्होंने जर्मनी के गॉटिंगन यूनिवर्सिटी से सिर्फ 23 साल की उम्र में थ्योरेटिकल फिजिक्स में पीएचडी डिग्री हासिल कर ली। एक जीनियस होने के कारण बचपन से ही उनका नेचर बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वो लोगों के साथ ज़्यादा खुलते मिलते नहीं थे और ज़्यादातर उनका फोकस अपनी पढ़ाई पर ही रहता था। ग्रेजुएशन करते समय वो एंजाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार हुए थे, जिसके चलते उनकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी ख़राब रहती थी। 1929 में यूनाइटेड स्टेट्स वापस लौटने के बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस और टीचिंग्स के कारण वो अमेरिका के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट बनकर उभर आए। 1930s में जब उनको हिटलर के द्वारा जीविश लोगों के ऊपर हो रहे टॉर्चर के बारे में पता चला, तब वो पॉलिटिकली और भी ज़्यादा अवेयर हो गए। उनका बैकग्राउंड एक जीविश फैमिली से था और इसीलिए ऐसा ट्रीटमेंट वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। उसी दौरान हिटलर ने कुछ जर्मन साइंटिस्ट को इकट्ठा करके न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए रिसर्च में लगवा दिया, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ और रिसोर्सेज की कमी होने के कारण वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। इसी बीच फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो ज़िलार्ड को इस रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, जिसके बाद अगस्त 1939 में जाकर दोनों ने मिलकर अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट को वार्निंग देते हुए एक लेटर लिखा। उसमें लिखा था कि नाजी जर्मनी अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रही है। अगर इसमें वो लोग सफल हो जाते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरा हो सकता है। इसीलिए बिना देरी किए अमेरिका को भी अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेटर मिलने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप एक एडवाइजरी कमेटी बनाकर लिया। प्रिलिमिनरी रिसर्च स्टार्ट की गई ताकि एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे एलिमेंट्स का पोटेंशियल जाना जा सके। एटॉम बम बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है यूरेनियम 235, जो कि नेचुरल यूरेनियम का ही एक आइसोटॉप है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो नेचुरली जो यूरेनियम पाई जाती है उसके 2 प्रकार के आइसोटॉप्स होते हैं। एक है यूरेनियम 235 जो सिर्फ 0.7% होता है और दूसरा है यूरेनियम 238 जो लगभग 99.3% तक होता है। जब यूरेनियम 235 जैसे हैवी एटम को एक न्यूट्रॉन से हिट किया जाता है तब उसके अंदर का न्यूक्लियस 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ साथ कुछ एडिशनल न्यूट्रॉन्स भी पैदा हो जाते हैं। ये एडिशनल न्यूट्रॉन्स एक बार फिर से जाकर उन 2 न्यूक्लियाई को हिट करता है, जिसके चलते एक बार फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी और एडिशनल न्यूट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक के बाद एक रिपीट होता जाता है, इसीलिए इसको चेन रिएक्शन कहा जाता है। इसी के चलते बस कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये चेन रिएक्शन यूरेनियम 235 जैसे अनस्टेबल एलिमेंट में ही होना पॉसिबल है, लेकिन इतना कम परसेंटेज में होने के कारण एटॉम बम बनाने के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। दूसरी तरफ यूरेनियम 238 जो 99.3% मात्रा में पाया जाता है, उसमें चेन रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है और इसका मतलब इसे एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन थे। पहला ये कि किसी तरह से यूरेनियम 235 के परसेंटेज को बढ़ाना और दूसरा यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 को पैदा करना। यस, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदला जा सकता है। प्लूटोनियम 239 यूरेनियम 235 से भी ज़्यादा अनस्टेबल होने के कारण और भी ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकता है। 1942 में यूएसए ने ऑफिशियली इस खतरनाक बॉम्ब को बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया।
अगले साल 1943 में जाकर यूरेनियम 235 की इस कमी को पूरा करने के लिए ओक रिज नाम की इस जगह पर 2 कारखाने बनाए। पहला Y12 प्लांट, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल करके यूरेनियम 235 के परसेंटेज को बढ़ाया जाएगा, और दूसरा K12 प्लांट, जहां गैसियस डिफ्यूजन मेथड का इस्तेमाल करके यूरेनियम 235 के परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है। अब इन दोनों प्रोसेस के डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। वाशिंगटन स्टेट के हैनफोर्ड साइट नाम की इस जगह पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए गए ताकि प्लूटोनियम 239 को जनरेट किया जा सके। इसके अलावा न्यू मैक्सिको में लॉस एलमोस नाम के एक सीक्रेट और आइसोलेटेड जगह पर एक बड़ा सा रिसर्च सेंटर बनाया गया जहां बॉम्ब की डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का काम किया जाने वाला था। ये पूरा प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेटली चलाया गया ताकि किसी को भी इसके बारे में कानो कान खबर ना हो। पूरे प्रोजेक्ट में करीब $2.2 बिलियन खर्च हो गए। अमेरिका के अलग अलग साइट्स पर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और सपोर्ट स्टाफ की संख्या को मिलाकर करीब 1,30,000 लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। आखिरकार सालों की रिसर्च के बाद 16 जुलाई 1945 का ही वो दिन था जिस दिन ओपेनहाइमर समेत बाकी साइंटिस्ट इसकी टेस्टिंग करने के लिए न्यू मैक्सिको स्टेट के एक बड़े डेजर्ट एरिया पर जा पहुंचे। टेस्टिंग को नाम दिया गया ट्रिनिटी टेस्ट, और इसके लिए सबसे पहले 100 फुट लंबे एक स्टील टावर के ऊपर बॉम्ब को प्लेस कर दिया गया और साइंटिस्ट और बाकी मिलिट्री पर्सनल बंकर्स के अंदर दूर से इस नज़ारे को देखने के लिए छुप गए। एग्जैक्टली 5:29 पर बॉम्ब को डिटोनेट कर दिया गया। धमाके का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि उससे पैदा हुए मशरूम क्लाउड 7.5 माइल्स ऊपर तक उठ गए थे। एक्सप्लोजन का पावर लगभग 20,000 टन TNT के बराबर था। धमाके से पैदा हुआ शॉकवेव 100 माइल्स दूर तक फील किया गया। टेस्टिंग सक्सेसफुल रहा और अमेरिकन्स के हाथों अब एक खतरनाक हथियार लग चुका था। 7 दिसंबर 1941 के दिन जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, तब जाकर USA ने ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन कर लिया। फास्ट फॉरवर्ड 6 अगस्त 1945 के दिन USA ने अपनी मिलिट्री पावर का झलक दिखाते हुए लिटिल बॉय नाम के इस एटॉमिक बॉम्ब को हिरोशिमा शहर में ब्लास्ट करवा दिया। धमाके में इंस्टेंटली 70 से 80 हज़ार लोग मारे गए। सिर्फ 2 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरा एटॉमिक बॉम्ब फैट मैन को नागासाकी शहर के ऊपर गिराया गया। ब्लास्ट में तुरंत 40 से 50 हज़ार लोग मारे गए और तबाही का मंजर तो एक अलग ही लेवल पर था। 6 दिन बाद 15 अगस्त के दिन जापान ने फाइनली सरेंडर कर दिया और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 की अंत हो गई। इस तबाही को देखकर ओपेनहाइमर को बहुत रिग्रेट हुआ। आखिरकार उनकी खुद की इन्वेंशन ने ही लाखों लोगों की जान ले ली। ये सब देखकर उनके मुंह से ये वर्ड्स निकले। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. जो भगवत गीता से लिए गए थे। असल में उन्हें यूनिवर्सिटी टाइम से ही संस्कृत में बहुत डीप इंटरेस्ट था और जब वो प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे थे तब उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर भगवत गीता की भी नॉलेज प्राप्त की थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बन गए और न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट पर कंट्रोल लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हुई क्योंकि 29 अगस्त 1949 में जाकर सोवियत यूनियन ने अपने खुद के एटॉमिक बॉम्ब को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। शॉक में आकर US गवर्नमेंट ओपेनहाइमर पर शक करने लगे क्योंकि 1930s के अराउंड उनका कनेक्शन लेफ्ट विंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ मेंबर्स के साथ था। हालांकि वो ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा कभी नहीं बने, लेकिन उनकी वाइफ कैथरीन कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उनका भाई फ्रैंक ओपेनहाइमर भी लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए थे। शक तो और ज़्यादा तब बढ़ गया जब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने हाइड्रोजन बॉम्ब के डेवलपमेंट को लेकर USA के खिलाफ बहुत ज़्यादा अपोज किया। उनका इंटेंशन साफ था, दुनिया को ऐसे खतरनाक हथियार के तबाही से रोकना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो न्यूक्लियर वॉर को कंट्रोल करना इंसानों के बस से बाहर हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी 1 नवंबर 1952 को US ने अपना सबसे पहला हाइड्रोजन बॉम्ब को सक्सेसफुली डिटोनेट किया। ओपेनहाइमर की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े रहने की एलिगेशन ने उनके लॉयल्टी के ऊपर सवाल उठा दिया। इसी के चलते 1954 में US एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक फॉर्मल हियरिंग कंडक्ट की। वो हियरिंग बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी। सारे गवाह उनके खिलाफ थे। उनसे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई। इसका मतलब वो किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में दखल नहीं दे सकते थे और किसी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लेकर अपना ओपिनियन देने का हक उन्होंने खो दिया। इस पॉइंट पर उनका करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया।
जिस शख्स की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की जीत हुई थी, उन्हीं को सबके सामने उन लोगों ने जलील कर दिया। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जिनको जाना जाता है, अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें एक बार भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, हालांकि वो 3 बार नॉमिनेट हो चुके थे। अपने जीवन के अगले कुछ साल उन्होंने प्रोफेसर और लेक्चरर के तौर पर बिता दिए। 18 फरवरी 1967 में जाकर 62 साल की उम्र में थ्रोट कैंसर के चलते वो इस दुनिया से चल बसे। एक महान जीनियस जिनकी खुद की इन्वेंशन ने ही उनके लाइफ को बर्बाद कर दिया। वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक बटन को एक बार ज़रूर प्रेस कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया।